नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए आपके क्वेश्चन जो आपके हरियाणा जीके के, इंडिया जीके, स्टैटिक जीके और साथ ही वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। जैसे कि आप सभी को पता है सीईटी का एग्जाम अभी नवंबर महीने के अंदर होना संभावित है। तो नवंबर के अंदर अभी एग्जाम डेट आई हुई है, तो लगभग आप देखोगे अगस्त गया आपका, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने आपके पास है, तो लगभग 60 दिन है। तो इन 60 दिन जो है आप हर रोज प्रैक्टिस जरूर करें। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप 30 दिन प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद खुद आपको अपनी तैयारी के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी। क्योंकि आप जीके तो यानी नॉर्मल अगर आप देखोगे, थ्योरी तो आप पढ़ते ही आ रहे हो काफी टाइम से, जब से ये एग्जाम डेट आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अभी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन अब साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो पहली बात आप हर रोज जो है सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट, जैसे हम कई सब्जेक्ट ऐसे जिनको हम स्किप कर देते क्योंकि वो इजी है, जैसे रीजनिंग नहीं करते, लेकिन रीजनिंग के अंदर भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बिना प्रैक्टिस के। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें, और प्रैक्टिस लगाने से पहली बात हमें वीक सब्जेक्ट हमें पता लगेगा। साथ ही एक तरह से प्री एग्जाम का भी काम करते हैं आपके मॉक टेस्ट, जिससे क्या है अगर आप एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर जो इजी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो वो गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया आज गणेश चतुर्थी है, तो इसके ऊपर स्पेशली ऑफर जो आया टेक्स्ट बुक के ऊपर, जिसके ऊपर आपको 349 रुपए का पास पड़ेगा 1 साल का, और उसके अंदर भी अगर आप OE10 कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट इसके अंदर मिलेगा, और फाइनल 315 रुपए का जो आपका 1 साल का पास पड़ेगा। तो जाकर आप एक बार जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करें, और वहां पर आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो आप जाकर एक बार जरूर देखें, और काफी अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज आपको दी गई है। आज के लिए जो है ये ऑफर रहेगा, तो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष होती है। तो हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड, जिसको अगर हम देखें तो HSBB के नाम से बोलते हैं, हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। पहली बात इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है, इसका स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो एक्ट था 2002 का। स्थापना इसकी कब होती है, तो स्थापना होती है बाल दिवस के दिन 14 नवंबर 2006 को इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के बारे में, जैसे 2006 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसके एग्जैक्ट 10 साल के बाद 2016 के अंदर HSBB को क्या कर दिया गया, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उसके अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया इसको। ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है HSBB का। और 2016 के अंदर 10 साल के बाद, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक और पूछा जा सकता है 2019 के अंदर, तो 12 सितंबर 2019 के अंदर क्या किया गया था, HSBB का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, इसका पुनर्गठन किया गया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसकी बात कीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अभी वर्तमान के अंदर इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, विनीत कुमार गर्ग। ठीक है, विनीत कुमार गर्ग जो अभी वर्तमान के अंदर इसके क्या हो जाएंगे, आपके अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजावुर में वृद्धेश्वर के मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनाए गए थे। ये तंजावुर वाला जो मंदिर है ना, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था। अभी HCS के एग्जाम के अंदर तक भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ग्रुप डी के एग्जाम में भी, यानी हर एक एग्जाम के अंदर लगभग पूछा जाता है। हरियाणा जो भारत के तमिलनाडु के तंजावुर या तंजौर के अंदर वृद्धेश्वर मंदिर जो है, जिसको और क्या नाम दिया जाता है, राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था राजराजा फर्स्ट। किसके द्वारा, ये चोल शासक था एक। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, यानी राजराजा चोल फर्स्ट, ये इसका नाम था, और इसके द्वारा इसको बनाया गया, इसीलिए इसको नाम राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, और वृद्धेश्वर मंदिर भी इसको बोला जाता है। चोल शासक के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। अब और क्या क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये किस शैली के अंदर बना। जैसे कि आपको पता है दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो आपके द्रविड़ शैली के अंदर आपके बनाए गए थे। और किससे बना होता है, ग्रेनाइट से ये बना हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। चोल की बात की जाए तो चोल जो शासक हुए थे, तो चोल की संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी विजयालय के द्वारा। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, चोल की स्थापना किसके द्वारा की गई, विजयालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर
थर्ड जो इसका वो राइट आंसर। भितरकणिका नेशनल पार्क कहां पर है? तो भितरकणिका, इसके अलावा एक आपसे पूछा जा सकता है सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो ये कहां पर है? भितरकणिका और सिमलीपाल ये आपके उड़ीसा के अंदर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। और इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो पश्चिम बंगाल के अंदर आपका कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल के अंदर आपका सुंदरवन, कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन जो है आपका नेशनल पार्क, ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। उड़ीसा के अंदर भितरकणिका, सिमलीपाल जो है वो नेशनल पार्क हो जाएंगे। इसके अलावा देखो उड़ीसा की जब बात हुई है तो उड़ीसा से तो आपका क्वेश्चन ये तो जरूर बन सकता है क्या कि उड़ीसा की पहली बात कैपिटल तो आपको पता है कौन सी? भुवनेश्वर इसकी जो वो कैपिटल हो जाएगी, ठीक है, कौन सी? भुवनेश्वर हो जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा के गवर्नर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके गवर्नर जो है ना वो है गणेशी लाल, और गणेशी लाल कहाँ से संबंध है आपको पता है? हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले गणेशी लाल जो अभी वर्तमान के अंदर किसके? उड़ीसा के गवर्नर जो है वो हो जाएंगे। और उड़ीसा के सीएम भी ध्यान रख लेना, नवीन पटनायक जो है वो यहाँ के सीएम जो है वो हो जाएंगे नवीन पटनायक। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उड़ीसा का क्लासिकल डांस आपको पता है टोटल 8 है, जिसमें से उड़ीसा का तो याद रखना बिल्कुल आसान है, ओडिसी जो है वो यहाँ का क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शपथ या वचनबद्धताओं के विविध स्वरूपों को निर्धारित करती है? संविधान की अगर हम बात करें तो अनुसूची, मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में 4 और जोड़ दी गई, और अभी वर्तमान में कुल कितनी है? 12 अनुसूची जो अभी वर्तमान के अंदर हो जाएगी मूल संविधान के अंदर। यहाँ पर देखो बात की गई जब पहली अनुसूची की जब बात की गई तो पहली अनुसूची के अंदर क्या दिया गया? भारत के जो राज्य है कितने? 28 राज्य है और प्लस में 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में जो है वो वर्णन दिया गया है। इसके बाद 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर किसके बारे में? तो भाषाओं के बारे में वर्णन है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं इसके अंदर है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी, प्लस में 8 बाद में जोड़ दी गई, और अभी वर्तमान में है 22, जिसके अंदर आपसे पूछे क्या अंग्रेजी इसके अंदर है? तो बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी इन भाषाओं के अंदर नहीं है। 22 आपकी अलग है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये तो आपको पता है बाद में जोड़ी गई क्योंकि मूल में 8 ही थी। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ 1985 के अंदर, इसके तहत दल बदल से जुड़ी हुई आपकी 10वीं अनुसूची। और यहाँ पर जब बात हुई है तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची के अंदर दिया गया शपथ के बारे में और वचनबद्धताओं के बारे में, यानी कि विभिन्न पदाधिकारी जो मंत्री है, जो आपके मुख्य न्यायाधीश है, उनके द्वारा पद ग्रहण करते समय जो शपथ ली जाती है उसके बारे में उल्लेख दिया गया है तीसरी अनुसूची के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंदर है? तो बिहार के अंदर पूछा गया है। तो देखो पहली बात पेरियार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 1-2 बार और भी आया था। कौन सा? पेरियार नदी पूछी गई थी, कहां पर है? केरल के अंदर है। पेरियार नेशनल पार्क भी आपसे पूछा था, वो भी कहां पर है? केरल के अंदर है, ठीक है, ये हुआ। काजीरंगा कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम के अंदर है, ठीक है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस। रणथंबोर नेशनल पार्क कहां पर है? राजस्थान के अंदर, और टाइगर के लिए भी आपका फेमस हो जाएगा। और वाल्मीकि, अब बचा कौन सा? वाल्मीकि, तो वाल्मीकि नेशनल उद्यान नेशनल पार्क आपका कहां पर है? बिहार के अंदर हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रणथंबोर राजस्थान के अंदर, पेरियार आपका केरल, और काजीरंगा असम के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमेशा एक सा रहना अर्थ का मुहावरा होगा। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि हमेशा एक सा रहना, मतलब जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सावन हरे न भादो सूखे, मतलब जो सावन के अंदर हरा नहीं होता और भादो के अंदर सूखता नहीं है, मतलब वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके अलावा देखो ऑप्शन दिया गया जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही फल उसको मिलता है। 9, 2, 11 होना, इसका मतलब आपका होता है भाग जाना, ठीक है। और सांच को आंच नहीं, मतलब जो सच बोलता है उसको किसी का डर नहीं होता, सच बोलने वाले को किसी की आंच नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? तो जींद के राजा गजपत सिंह की बात की जाए तो सबसे पहले देखो राजा हुआ करते थे कौन से? चौधरी फूल। तो चौधरी फूल जो थे इनकी बात की जाए तो इनके सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम था तिलोखा, और इन तिलोखा के जो सबसे छोटे बेटे थे उनका नाम था सुखचैन, और इन सुखचैन के सबसे मिडल वाले जो बेटे थे वो थे राजा गजपत सिंह। इसका मतलब इनके बारे में पूछा गया किसके वंशज थे, तो ये फुलकेन यानी चौधरी फूल के वंशज थे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब देखो राजा गजपत सिंह के बारे में बात की जाए, किसके राजा थे? जींद रियासत के ये राजा थे। जींद रियासत की बात की जाए तो ये हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत, हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी?
सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? जींद रियासत। और इसके राजा रहे थे राजा गजपत सिंह। कब से कब तक? 1764 से 89 तक ये राजा रहे थे इसके अलावा इन्होंने क्या जींद को राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1775 के अंदर क्या किया था? जींद को राजधानी बनाया था, जींद को राजधानी बनाया था। ठीक है। और इसके अलावा राजा गजपत सिंह का किला आपसे पूछा जा सकता है, जींद के अंदर भी और करनाल के अंदर भी राजा गजपत सिंह का किला है। फुलकेन के ये वंशज थे, चौधरी फुलके। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मान्यताओं के अनुसार पंचाडा तीर्थ का निर्माण किसने किया था? तो पहली बात कमेंट करके बताना अगर आपको पता है पंचाडा तीर्थ कहां पर है। भगवान रुद्र और भगवान शिव जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। वहीं पर आर्य समाज की आपसे पूछे, आर्य समाज की स्थापना जो वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 के अंदर। और राजा राम मोहन राय ने कहां पर की थी? कोलकाता के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो की थी। स्वामी विवेकानंद ने किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। क्योंकि इनके गुरु कौन हुआ करते थे? रामकृष्ण परमहंस। और इनकी गुरु के याद में इन्होंने इनकी स्थापना जो है वो की थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद एक नारा भी फेमस है, वेदों की ओर लौटो, किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। प्रकाश पादुकोण जो एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है, किस खेल से जुड़े हुए? आपको याद होगा इनके बारे में हमने बात किया था। कब? जब साइना नेहवाल की बात आई थी। साइना नेहवाल जो कि आपकी विश्व की रैंकिंग 1 के अंदर आने वाली पहली महिला आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। हमने पढ़ा था 2015 के अंदर ही आई थी। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था महिला के अंदर पहले थी, लेकिन पुरुष के अंदर पहले प्रकाश पादुकोण जो आ चुके हैं पहली रैंकिंग के अंदर। प्रकाश पादुकोण जो फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के हस्बैंड जो है, दीपिका पादुकोण के पिता जो है वो आपके किससे? बैडमिंटन से संबंध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक मूवी आई थी कौन सी? 83 मूवी जो थी, 83 मूवी, वो कौन? दीपिका पादुकोण के हस्बैंड जो कि कौन है? रणवीर सिंह। वो इसके अंदर उन्होंने अभिनेता की कपिल देव जो है उनकी भूमिका निभाई थी। किसमें? 83 मूवी के अंदर। और 83 मूवी किससे जुड़ी है? क्रिकेट से। क्योंकि 1983 के अंदर जब भारत ने विश्व कप जीता था पहली बार, उसके अंदर उसके बारे में इसके अंदर बताया गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? देखो, अगर बात की जाए मौलिक अधिकार कितने हैं? कुल 6 है। पहले 7 हुआ करते थे। भाग किसके अंदर है? भाग 3 के अंदर है। आर्टिकल आपसे पूछेगा कौन सा? 12 से 35 तक है। कहां से हमने इनको लिया था? कमेंट करके बताना। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपके आर्टिकल जो दिए गए वो समता या समानता के अधिकार के बारे में दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 19 से लेकर आपके 22 तक दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक दिए गए। मतलब ये तीनों के तीनों तो आपके बन जाएंगे मौलिक अधिकार। लेकिन सूचना का अधिकार जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो आपका क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। तो इसका आपका हो जाएगा RTI, जिसको हम बोलते हैं RTI लगाते हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा, हम किसी की भी जानकारी ले सकते हैं। तो वो RTI जो है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये ध्यान रखना है, RTI जो है वो आपके मौलिक अधिकार के 19, जैसे ये 19 है ना स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंदर क्या दिया गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी जो वो दी गई है आर्टिकल 19 के अंदर। प्रेस की आजादी भी 19 के अंदर है। तो 19 के आपके 19 के भाग ए के अंदर आपका जो है वो रहेगा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो RTI के बारे में देख लेना, अगर पूछ ले RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो कब आपका 15 जून 2005 को ये पारित हुआ था। और उसके बाद ये लागू कब से हुआ? तो 2005 के अंदर ही 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू जो है वो हो जाता है, यानी प्रभावी हो जाता है। तो ये इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है RTI। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पहला आम चुनाव किस वर्ष जीता था? देखो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, पहली बात प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव प्रथम जो कब हुए थे? तो पहली बार इलेक्शन आपको पता है 1951-52 के अंदर हुए थे। और 1951-52 की मतलब आपके जो इलेक्शन चले थे वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चले थे। मतलब 1951-52 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, 489 सीटों के ऊपर जो आपका इलेक्शन हुआ था, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी को लगभग कितनी सीटें मिली थी? तो लगभग 45% सीटें इसके अंदर मिली थी कांग्रेस पार्टी को। और कितनी सीटें अगर देखी जाए तो लगभग 364 सीटें जो है वो मिली थी
किसको? कांग्रेस पार्टी को मिली थी। यानी कौन जीता था? कांग्रेस जीता था। और इसी के तहत जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री बनकर सामने आए थे। और ये आपका कौन सा इसका 1951 जो वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। प्रथम लोकसभा के चुनाव 1951-52 के अंदर 489 सीटों में से 364 कांग्रेस ने जीती थी, लगभग 45% जीती थी। और जब पहली लोकसभा जो हुई थी, इसके आपके अध्यक्ष कौन बने थे प्रथम लोकसभा के? तो वो बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। जीवी मावलंकर अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, और 17वीं लोकसभा के आपके अध्यक्ष जो है वो कौन होंगे? कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वनीय क्षेत्र है? तो ये तो क्वेश्चन देखो, एक तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन सी? 2021। आपको पता है हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और अभी पीछे 2019 की थी, अब 21 की आई है, उसके बाद 2023 में रिपोर्ट आएगी। तो अभी इंपॉर्टेंट जो बनेगी वो 2021 की। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन अभी बार बार एग्जाम के अंदर घूम रहा था कि सबसे ज्यादा वन की वृद्धि यानी फॉरेस्ट के अंदर जो इंक्रीज किस आपके राज्य के अंदर हुआ था। तो वनों के अंदर अगर वृद्धि के बारे में क्वेश्चन अभी 2-3 एग्जाम के अंदर घुमा, ये क्वेश्चन वो आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर पिछले साल के मुकाबले 19 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो वनों की वृद्धि हुई थी वो आंध्र प्रदेश में हुई है। और सबसे बड़ा वनीय क्षेत्र जो वो रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी आपका बोला जाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल जो है वो हो जाएगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाद अगर आपसे पूछ ले, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर पर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। तो ये 3 आपके वो है जहां पर सबसे ज्यादा वन जो है वो आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रख लेना। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल हो जाएगी। असम की जो राजधानी है वो कौन सी? दिसपुर हो जाएगी। केरल की आपको पता है तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की आपको पता है कौन सी? कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी। वैसे कोलकाता भारत की भी राजधानी हुआ करता था 1911 तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हाँ, ये साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, और इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट शेयर कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर आपको ये सारी यानी कि ये 2 के 2 क्वेश्चन जो है, जैसे ये सिंधु पुत्र किसके द्वारा लिखी गई, पापा मम्मी का मुकदमा, इसके लेखक जो है वो कौन है, ये एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। हरियाणा के HSSC के प्रीवियस ईयर पेपरों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहली बात, पापा मम्मी का मुकदमा घमंडी लाल अग्रवाल की ये रचना हो जाएगी। तो इसके लेखक ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके अलावा इनकी और रचना जो है वो एक है बाल गीतांजलि। बाल गीतांजलि जो है ये रचना किसकी है? ये भी घमंडी लाल अग्रवाल। और पापा मम्मी का मुकदमा, ये दोनों इसकी रचना हो जाएगी। उपन्यास सिंधु पुत्र के लेखक कौन से है? तो एक बार टेलीग्राम पर जरूर विजिट कर लेना। उसके अंदर काफी सारे लेखक और उनकी रचनाएं लिखी गई है। और उनमें ये आपकी जैसे सिंधु पुत्र जो है ये किसकी? अमृतलाल मदान की है। ऑप्शन नंबर ए सारी उसके अंदर दे रखी है। तो सिंधु पुत्र देखो, अमृतलाल मदान की अगर बात की जाए तो इनकी कौन कौन सी? एक तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया सिंधु पुत्र, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो रचना हो जाएगी वो एक थी विष गाथा, ठीक है, और एक जो थी वो तलाश जारी है। अब एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया तो क्या पता ये भी पूछ ले, तो इसके बारे में देख लेना, अमृतलाल मदान ऑप्शन नंबर ए। अब हाल ही के अंदर एग्जाम के अंदर पूछी गई 2-3 और ध्यान रख लेना। जैसे एक पूछा गया था जाट कवे सुन जाटनी, जाट कवे सुन जाटनी, ठीक है, ये पूछा गया था, ये किसकी रचना है? प्रदीप नील की। ये अभी के एग्जाम के अंदर पूछा गया। इसके अलावा सीप के मोती जो पूछा गया था, सीप के मोती टूटते बंधन, ठीक है, टूटते बंधन, ये किसकी रचना है? हेमराज निर्गम की, ठीक है, हेमराज निर्गम की। ये एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई किस के लिए प्रसिद्ध है? तो मृणालिनी साराभाई जो है इसका वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो बनेगा। हालांकि मृणालिनी साराभाई जो है इनका संबंध और किससे हो जाएगा? तो इनका और आपका संबंध हो जाएगा कथकली से भी। लेकिन जब एग्जाम के अंदर पूछा गया था तब इसका राइट आंसर जो माना गया था भरतनाट्यम, इसका राइट आंसर माना गया था। देखो अगर आपसे पूछे, पहली बात भरतनाट्यम तमिलनाडु का आपका क्लासिकल डांस हो जाएगा। भरतनाट्यम से संबंध किसका है? यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा ये एग्जाम के अंदर भी पूछा गया यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, और अभी के एग्जाम के अंदर पूछा गया सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का आपका क्लासिकल डांस हो जाएगा। और ये आपका किससे? इससे भी यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से भी संबंध है,
ठीक है। और इसका लक्ष्मी नारायण शास्त्री जो है कुचिपुड़ी से संबंध हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, ये दोनों के दोनों आपसे पूछ ले तो कहाँ के, केरल के आपके हो जाएंगे। और वहां पे मोहिनी अट्टम का अगर आपसे पूछ ले, जो आपकी बॉलीवुड हीरोइन हेमा मालिनी, श्रीदेवी, इनका संबंध तो है मोहिनी अट्टम से। इसके अलावा भारती शिवाजी का मोहिनी अट्टम से। कथकली के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, कौन सा, वल्लथोल नारायण मेनन, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, हरियाणा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर और आईटी इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के अंदर 2 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, वल्लथोल नारायण मेनन। कथकली से इनका संबंध हो जाएगा, तो ये इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों के दोनों केरल के जब क्लासिकल डांस हो जाएंगे। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष में हुई थी, तो महात्मा गांधी का आप सभी को पता है, पहली बात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के अंदर इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर को आपका कौन सा अहिंसा दिवस आपका मनाया जाता है। और उसके बाद इनकी हत्या जो होती है वो 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या जो वो कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। तो 30 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं, कमेंट करके बताना। देखो 1948 के अंदर इनकी मृत्यु होती है, उसके बाद हत्या कौन करता है, तो आपको पता है नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे 1948 के अंदर हत्या करते हैं गोली मारकर महात्मा गांधी की। उसके बाद अगले साल 1949 के अंदर नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल के अंदर फांसी दी जाती है। कहां पर, अंबाला जेल में फांसी दी जाती है नथुराम गोडसे को। और 1948 के अंदर महात्मा गांधी की हत्या की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर के अंतिम बिंदु को कैप कोमोरियन के अलावा किस नाम से और जाना जाता है, तो देखिए कैप कोमोरियन के नाम से आपका भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर की अगर बात की जाए, जैसे आपकी मेन भूमि जो है, मुख्य मेन लैंड जो है भारत की, उसमें कन्याकुमारी जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सबसे साउथ का आपका नगर हो जाएगा। और इसके साथ ही अंतिम बिंदु कैप कोमोरियन को आपका कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर आपका शहर हो जाएगा कन्याकुमारी। और सबसे साउदर्न मोस्ट यानी सबसे दक्षिणतम टाउन जो है मेन लैंड का, वो तो हो गया कन्याकुमारी। लेकिन अगर भारत का अगर पूछ लेना सबसे दक्षिणतम, वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, तो ये आपका निकोबार द्वीप के ऊपर पड़ता है। सबसे साउथ का पॉइंट आपसे पूछा जाता है, साउथ का पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट कहां पर, निकोबार के अंदर। और सबसे उत्तर का अगर आपसे पूछा गया एग्जाम के अंदर, वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब का नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, इसका कमेंट करके आप बता सकते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब का नाम जो है वो क्या रहेगा, कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर मोहन बागान एसी का मतलब आपका एथलेटिक क्लब, मोहन बागान एथलेटिक क्लब, डेम्पो एथलेटिक क्लब, सलगावकर एफसी, और इसके अलावा ये देख सकते हैं। ठीक है, इन चारों में कमेंट करके बताना कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज की क्लास के अंदर हम इतने क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास सारी आपने नोट किए होंगे अच्छे से क्वेश्चन। और जैसे कि आपको पता है एग्जाम एनटीए जो है वो लेगा, तो एनटीए पहली बार एग्जाम लेने वाला है, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर उठाएगा। तो इसीलिए हम वही क्वेश्चन आपके सामने कर रहे हैं। और वैसे भी अगर ये क्वेश्चन नहीं उठाएगा तो इनसे जुड़े हुए जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लेना। पहले की क्लासेज आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारी क्लासेज जो है वो मिल जाएगी। तो किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।